विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश की घड़ी नजदीक आती है तो अच्छे अच्छे अक्लमंदों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन आज हम सबसे पहले उन भ्रष्ट लोगों का डीएनए टेस्ट करेंगे जिन्होंने बर्दाश्त करने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान और अलगाववादियों के इशारे पर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर किसी आतंकवादी के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोग अचानक सुरक्षा बलों पर ही पत्थर फेंकने लगें तो उन पर क्या बीतेगी। और अब वक्त आ गया है जब देश को बिना देर लगाए ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जहां से एक बार फिर देश को गुस्सा दिलाने वाली तस्वीरें आई हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पत्थरबाजों की फौज ने सेना और सुरक्षा बलों को चुनौती दी है और उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में सुरक्षा बलों को एक आतंकवादी के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने जैसे ही इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, इस आतंकवादी ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही आतंकवादी को मार गिराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाजों की फौज वहां पर इकट्ठा हो गई। इन सभी लोगों का मकसद था एक बिल्डिंग में छिपे आतंकवादी का कवच बनना, ताकि पत्थरबाजों की मदद से वो आतंकवादी वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाए। इसके लिए पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। जरा सोचिए, ऐसे हालात में भी सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सुरक्षा बलों के मानव अधिकार नहीं होते। सुरक्षा बलों ने हर संभव कोशिश की कि वो निर्दोष लोगों पर जानलेवा हमला ना करें, लेकिन आतंकवादी को किसी भी कीमत पर भागने का मौका नहीं दिया जा सकता था और इसीलिए सुरक्षा बलों को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच हो रही इस फायरिंग में 3 पत्थरबाज मारे गए। ये तीनों पत्थरबाज उसी भीड़ का हिस्सा थे जो आतंकवादी की मदद कर रही थी और हो सकता है कि इन तीनों की मौत के बाद बहुत सारे लोग, दिल्ली में बैठे बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बुद्धिजीवी अब ये सवाल खड़ा कर दें कि सुरक्षा बलों ने इन पत्थरबाजों पर गोलियां क्यों चलाई और इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए हम यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी और इन तीनों पत्थरबाजों को किसकी गोली लगी ये कहना मुश्किल है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये सुरक्षा बलों की गोलियों से मरे हैं या फिर आतंकवादियों की गोली से। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि पत्थरबाजों के पीठ पीछे छिपकर आतंकवादी सिर्फ सुरक्षा बलों पर ही हमला नहीं करते, बल्कि आतंकवादी कई बार उस भीड़ को भी निशाना बनाते हैं जो उनका ही बचाव कर रही होती है, जो उनका ही समर्थन कर रही होती है। ऐसा आतंकवादी इसलिए करते हैं ताकि भीड़ को और भी उग्र बनाया जा सके। वैसे अच्छी बात यह है कि उस बिल्डिंग में छिपे आतंकवादी को मार गिराया गया और सुरक्षा बलों को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह खबर इसलिए चिंताजनक है क्योंकि पत्थरबाजों की फौज ने पिछले 3 हफ्तों में दूसरी बार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में इस तरह की अड़चन पैदा की है। ऐसी घटनाएं वहां बार बार हो रही हैं और इन्हें रोकना बहुत आवश्यक है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार की कई बातें सुनाना चाहता हूं। उनकी बातें सुनकर आज आपको तकलीफ भी होगी और आपका मन भी आक्रोशित हो जाएगा, क्योंकि आज जब सुरक्षा बल बडगाम में ऑपरेशन कर रहे थे उस वक्त उन्हें न सिर्फ पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें अपशब्द भी कहे गए। Operation was really difficult because we had to fight it on 2 different platform. One was against the militant, another was the local people. Out of them, few people, they really made our day difficult. Lot of commotions, lot of stone pelting and abusing and injuring our people. This made the operation really difficult. I came to know 43 CRPF Jawans, they got injury, and police reported that 20 of their men also were injured in the stone pelting today. It's not good, neither good for the enforcement of law and order, nor for the society. I believe that
the people, the citizen of Kashmir should let the law take its own course, and they should not obstruct our operations, because operations are against the people who took to violence, who are militant against the state. So they should let us do our duty. I still appeal once again. अब जरा सोचिए, एक आतंकवादी को मारने के लिए उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के 43 जवान घायल हुए, लोकल पुलिस के 20 जवान घायल हुए। कश्मीर में काम कर रही एजेंसी से आज हमें जो आंकड़े मिले हैं, ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। वर्ष 2016 में 88 कश्मीरी युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता चुना है और ये संख्या पिछले 6 वर्षों में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2015 के मुकाबले 2016 में घुसपैठ की वारदातें 3 गुना बढ़ी हैं। वर्ष 2012 में भारत की सीमा में पाकिस्तान की तरफ से 121 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 119 आतंकवादियों का था। नोट करने वाली बात यह है कि बुरहान वानी की मौत के बाद पिछले वर्ष जुलाई के महीने में कश्मीर घाटी में 820 हिंसक वारदातें हुई थी, जबकि जनवरी 2017 में हिंसक वारदातों में काफी कमी आ गई थी और सिर्फ 5 ऐसी घटनाएं देखने को मिली। ये वो दौर था जब डीमोनेटाइजेशन की वजह से आतंकवादियों की तिजोरियां खाली हो गई थी नोटबंदी के कारण। फरवरी 2017 में ये संख्या 49 तक पहुंच गई, जबकि इस महीने अभी तक कश्मीर घाटी में 27 हिंसक वारदातें हो चुकी हैं। इस हिंसक माहौल के पीछे एक और बड़ी वजह है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कश्मीर घाटी की 2 लोकसभा सीटों श्रीनगर और अनंतनाग में 9 और 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वर्ष 2014 में अनंतनाग सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। ठीक इसी तरह श्रीनगर लोकसभा सीट से पीडीपी के तारिक अहमद कर्रा ने चुनाव जीता था। हालांकि उन्होंने सितंबर 2016 में पार्टी की नीतियों से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसीलिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कश्मीर घाटी में पिछले साल अशांति के माहौल की वजह से लोकसभा के इन उपचुनावों की अहमियत अब और ज्यादा बढ़ गई है। अलगाववादियों और आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब भी वोटिंग होने वाली होती है वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान को भी यही सूट करता है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही बाधित रहे। ऐसे में पाकिस्तान और अलगाववादियों का गठबंधन हो जाता है और कश्मीर में तनाव बढ़ जाता है। पिछले 2 दिनों में कश्मीर घाटी में 4 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं। अलगाववादी अक्सर घाटी में ऐसी किसी भी घटना के बाद बंद का ऐलान कर देते हैं और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि अलगाववादियों की तरफ से कल कश्मीर बंद की घोषणा की गई है। इन लोगों का मकसद और इरादा बिल्कुल साफ है और वो है कश्मीर के लोगों को गुमराह करना। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि घाटी में तनाव और अशांति के बावजूद जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग भारतीय लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं और इन्हीं लोगों को हमें रोकना है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी अपने आप नहीं होती, इसके पीछे अलगाववादियों की पूरी प्लानिंग होती है और लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। कई बार उन्हें धमकाया भी जाता है। यानी एक तरफ जिहादियों का रिक्रूटमेंट हो रहा है और उन्हें आतंक फैलाने की नौकरी पर रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इसलिए इन तस्वीरों को आज हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। वो तस्वीरें जो पूरे देश को आक्रोशित कर सकती हैं। क्या ये जम्मू कश्मीर में जिहादी रिक्रूटमेंट का असर है?
या इस पत्थरबाजी के पीछे हो रही है कोई गहरी साजिश? बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अगर 200-300 मिलिटेंट किसी को जम्मू कश्मीर में है, एनकाउंटर होते तो इससे क्या हासिल होगा? इसलिए मैं बार बार अपने पुलिस के लोगों को भी कहती हूँ, जो यहाँ का लोकल मिलिटेंट है, जो बच्चा है, जो हमसे नाराज होकर इस पर बंदूक उठाई हुई है, कोशिश करो जहां भी एनकाउंटर हो, कोशिश करो उसके घर वालों से तो उसको मना के वापस ले आओ अपने घर में, क्योंकि अभी इसके हाथ से कोई गुनाह शायद सरजद नहीं हुआ है। कहते हैं अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों की फौज जिस तरह से आतंकवादियों का कवच बनकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है, वो भविष्य में एक गंभीर बीमारी बन सकती है। और इससे पहले कि ये बीमारी घाटी को नरक में तब्दील कर दे, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके की हैं, जहां एक बार फिर पत्थरबाजों ने आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। एक तरफ ये पूरा इलाका आतंकवादी और सुरक्षा बलों की गोलियों की आवाजों से गूंज रहा था, तो ठीक उसी वक्त हाथों में पत्थर लिए कुछ मौका परस्त लोग सुरक्षा बलों की सहनशीलता पर पथराव कर रहे थे। देखिए, इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविल इंडिया हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस, पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़हाम व तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। सुरक्षा बलों के सामने सिर्फ आतंकियों को मार गिराने या पकड़ने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उन्हें इन पत्थरबाजों पर भी काबू करना था, जो अलगाववादियों और पाकिस्तान के एजेंडे के तहत एक आतंकवादी का समर्थन कर रहे थे। इसके लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन पथराव रुका नहीं। खेतों से, सड़कों से, इलाके में हर तरफ से सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने के लिए पथराव किए गए। आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हो रही गोलीबारी में 3 नागरिक भी मारे गए। सवाल यह है कि जब वो इस बात को जानते थे कि गोली इंसान और आतंकवादी में फर्क नहीं समझती, तो फिर वो ऐसी जगह पर थे ही क्यों? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बाहरी आतंकवाद हमें छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान सुरक्षा बल जम के तो उसको मुकाबला करते आए हैं। कश्मीर में अब केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है कि कानून का कड़ाई से पालन करना और व्यवस्था को जमीन पर लागू करना। किसी भी उपद्रवी से, किसी भी अलगाववादी से, किसी भी आतंकवादी संगठन या उससे सहानुभूति रखने वाले से कोई भी बातचीत बेमानी है। जहां तक वहां के आम नागरिकों का सवाल है, हमारे सेनाध्यक्ष ने पिछले महीने साफ साफ कहा था कि यदि आप आतंकवादियों के साथ चलती हुई मुठभेड़ में सेना के कार्य में बाधा बनेंगे तो फिर उसका जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान तो बाज नहीं आता। उनके पिट्ठू जो है वो देश को डिस्टेबलाइज की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेररिस्ट हैं या तो लोकल टेररिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल कश्मीर में है, या जो एलईटी और जैश ए मोहम्मद के लगभग 100-150 टेररिस्ट दिल्ली में इस समय छुपे हुए हैं, वो हो सकते हैं। आर्मी जवानों को जो करना चाहिए उन्होंने किया। उनका काम है देश की सुरक्षा को कायम रखना, उनकी काम है स्टेट की अथॉरिटी को कायम रखना, उनका काम है कि
लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना, और इस काम में कोई भी दखल दे तो उनका हक बनता है कि उसको साफ कर दिया जाए। इस बार टारगेटेड पथराव हो रहा है, जहां जहां एनकाउंटर हो रहे हैं वहीं पे पथराव होता है। और अब आप देखिए कि क्या किया जा रहा है कि पथराव का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग कि आतंकवाद जहां पे है और आतंकवादी जहां एनकाउंटर में घिर गया है उससे ये कवर दे रहे हैं पथराव से कि वो भाग निकले। तो बेसिकली ये आतंक का एक हिस्सा है और उससे जुड़ा हुआ है पथराव। इमारत में छिपा आतंकवादी पत्थरबाजों की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा था, लेकिन जब विनाश की घड़ी नजदीक आती है तो फिर मौत साक्षात यमराज बनकर दस्तक देती है। इमारत में एक तेज धमाका हुआ और आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंच गया। Yeah, the encounter is over. Encounter is over, and one militant has been killed. Okay. Yeah. Casualty from security side. One para commando commando has been injured. Yeah. Yeah, that's all. सोमवार रात को शोपिया में एक पुलिस अफसर के घर पर गोलियां चलाने की घटना हो या फिर रविवार को अनंतनाग जिले में पीडीपी नेता फारूक अंद्राबी के घर पर हुआ आतंकी हमला, यानी घाटी में पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी देखने को मिला वो एक बड़ी घटना के संकेत से कम नहीं है। 9 बजे हम खाना खा रहे थे, वो लोग आए, उन लोगों ने बोला पापा किधर है आपका? सर मैंने उनको बोला वो बाहर गए हैं, वो इधर नहीं है। उन लोगों ने बोला हमारा यहाँ पर एक केस है, उनको हम ढूंढते आए हैं, वो हमारी कुछ हेल्प करेंगे, आप हमें उनका खाली पता दो वो किधर है इस वक्त, तो हम उसको अपने साथ ले जाएंगे। फिर मेरी जो बहन है वो डर गई थी थोड़ी, उन लोगों ने मेरी बहन ने उसको पता दे दिया था उसका वो किधर है। सर फिर पर मैंने उनको बोला मैं आपको ले जाऊंगा वो किधर है, तो मैंने सोचा मैं उनको सड़क पे ले जाऊंगा, उसकी वजह से क्या होगा वो डाइवर्ट हो जाएंगे, तब तक मेरे घर वाले मेरे पापा को इन्फॉर्म कर देंगे तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। सर फिर उन लोगों ने जब हम सड़क से जा रहे थे उन लोगों ने बोला ये घर वाले कौन है? सर फिर मैंने इनको बोला ये घर वाले हमारे नेबर से, इन लोगों ने बोला हमें उधर भी जाना है। मैंने इनको बोला उधर कोई नहीं है, पर उन लोगों ने खिड़की से देखा वहाँ पर मतलब सीधे दिख रहे थे अंदर कौन है, इन लोगों ने बोला उधर भी जाना है। सर फिर मैंने इनको बोला आप चलो ठीक है मैं आपको उधर भी ले जाऊँगा। फिर हम जब अंदर घुसे सर वहाँ तो उन लोगों ने बोला उनको दिलबर कहाँ है, खाली इतना ही बोला दिलबर कहाँ है, उन लोगों ने बोला इधर नहीं है। तो फिर वो बाहर निकले, दरवाजे को कुंडी की, बाहर पहले गाड़ी को जलाने की कोशिश की पर गाड़ी जली नहीं, तो फिर उन लोगों ने फायरिंग हम पे स्टार्ट करनी शुरू कर दी। यहाँ ही थे अंदर अपने इसमें, तो उधर गाय थे तो उन्हीं पे मतलब उन्होंने वो किया हमला, तो उनसे मतलब जो हथियार वगैरह क्या था क्या नहीं था तो उन्होंने वो ले लिया। उनका प्रोत्साहन करने वाले लोग इस प्रकार के चुनाव के लक्ष्य पर कभी हमेशा पहले भी इस तरह की घटनाएं करने का प्रयास करते हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और उत्साहजनक बात है वो ये कि हिंदुस्तान का वोटर और उसमें जम्मू कश्मीर और कश्मीर का वोटर भी शामिल है, अब ये तय कर चुका है और इस कारण भी कि अब अधिकतर युवा वोटर हैं, वो ये संकल्प कर चुके हैं कि वो आतंकवाद के दबाव में ना आकर के भारत के प्रजातंत्र की मुख्य धारा का हिस्सा बन करके मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले इस विकास के भागीदार बनेंगे। ये सभी वारदातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान और उसके पाले हुए अलगाववादी और आतंकवादियों की फौज पूरी तरह हताश हो चुकी है और अब उनके निशाने पर घाटी के वो लोग हैं जो अमन और चैन के साथ भारत के लोकतंत्र को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर मैं ऐसे लोगों को एक जरूरी रिमाइंडर भी देना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर में सेना के किसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं और सेना के काम में बाधा डालते हैं। ऐसे सभी पत्थरबाजों को आज एक बार फिर से सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की चेतावनी याद दिलानी जरूरी है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने 15 फरवरी को ही यह कह दिया था कि जो लोग सेना की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें आतंकवादियों के लिए काम करने वाला ही समझा जाएगा और उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे कुछ नौजवान हैं जो सही रास्ते से भटक गए हैं, हम उनको वापस अमन के रास्ते पे लाने की कोशिश करें
लेकिन अगर वो हमें मजबूर करते हैं तो हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे और इसके लिए अगर हमें कुछ सख्त मेजर इख्तियार करने पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। वी वुड नाउ रिक्वेस्ट द लोकल पॉपुलेशन that people who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. ऐसी खबरों के प्रति और ऐसी तस्वीरों के प्रति देश के लोगों की सहनशीलता अब बढ़ती जा रही है और ये एक चेतावनी की तरह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन भर में आज हमने बहुत सारे लोगों से इस खबर के बारे में बात की और ज्यादातर लोगों का कहना था कि इसमें नया क्या है, ऐसा तो होता ही रहता है। इसका मतलब ये है कि देश के लोग अब इन तस्वीरों के साथ और ऐसी खबरों के साथ समझौता करने लगे हैं। उन्हें ऐसी खबरों की आदत पड़ने लगी है और ये बहुत चिंताजनक बात है। हमें ऐसे लोगों को तुरंत पहचानना होगा जो देश की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और उनके बारे में कुछ करना होगा।